नमस्कार दोस्तों। कहानी के पहले भाग में आपने पढ़ा सोनम को इलाज के लिए आश्रम लेकर जाया जाता है और उसके साथ वहाँ जो होता है उसने सोनम को हिला कर रख दिया था और कैसे उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी का पहला भाग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, राज स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गुरु जी का आश्रम पटना में था। ये पटना में एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आश्रम के पास ही एक साफ पानी का बड़ा सा तालाब था। कोई प्रदूषण ना होने की वजह से उस गांव का वातावरण बहुत अच्छा था। लेकिन ऐन वक्त पर कपिल किसी जरूरी काम में फंस गया, इसलिए मुझे अपनी सासू माँ के साथ आना पड़ा। आश्रम में आने के बाद मैंने देखा कि गुरुजी के दर्शन के लिए वहां लोगों की लाइन लगी हुई है। हमने गुरुजी को अकेले में अपनी समस्या बताने के लिए उनसे मुलाकात का वक्त ले लिया। काफी देर बाद हमें एक कमरे में गुरुजी से मिलने ले जाया गया। गुरुजी काफी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बदन वाले थे। उनकी हाइट लगभग 6 फीट तो होगी ही। वह भगवा वस्त्र पहने हुए थे। शांत स्वर में बोलने का अंदाज उनका किसी को भी सम्मोहित कर देने वाला था। आवाज में उनकी ऐसा जादू था कि गूंजती हुई सी लगती थी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि सामने वाला खुद ही उनके चरणों में झुक जाए। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि आप ज्यादा देर उनके सामने आंखें नहीं मिला सकते। हम गुरुजी के सामने फर्श पर बैठ गए। सासू माँ ने गुरुजी को मेरी समस्या बताई कि मेरी बहू को संतान नहीं हो पा रही है। गुरुजी ध्यान से मेरी सास की बातों को सुनते रहे। हमारे अलावा उस कमरे में दो और आदमी थे जो शायद गुरुजी के शिष्य होंगे। उनमें से एक आदमी मेरी सास की बातें सुनकर डायरी में कुछ नोट कर रहा था। गुरुजी बोले, माताजी, मुझे खुशी हुई कि अपनी समस्या के समाधान के लिए आप अपनी बहू को मेरे पास लाई हैं। मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी बहू मुझे दीक्षा ले और जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा करे तो यहाँ आश्रम से खाली हाथ नहीं जाएगी। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। माताजी, समस्या कठिन है तो उपचार की राह भी कठिन ही होगी, लेकिन अगर इस राह पर आपकी बहू चल पाए तो 1 साल के भीतर उसको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसा जैसा कहा जाए बिना किसी शंका के वैसा ही करना होगा, तभी आशानुकूल परिणाम मिलेगा। गुरु जी की बातों से मैं इतनी प्रभावित हुई कि तुरंत अपने उपचार के लिए तैयार हो गई। मेरी सास ने भी हाथ जोड़कर तुरंत सहमति दे दी। गुरुजी बोले, माता जी, उपचार के लिए हामी भरने से पहले मेरे कुछ नियमों को सुन लीजिए। मैं अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं रखता। 3 चरण में इनका उपचार होगा, तब आपकी बहू मां बन पाएगी। पहले दीक्षा, फिर जड़ी बूटी से उपचार और फिर यज्ञ। पूर्णिमा की रात से उपचार शुरू होगा और यह 5 दिन तक चलेगा। इस दौरान दीक्षा और जड़ी बूटी से उपचार को पूर्ण किया जाएगा। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि हाँ, इतना ही पर्याप्त है, तो आपकी बहू छठे दिन आश्रम से वापस जा सकती है। पर अगर यज्ञ की जरूरत पड़ी तो 2 दिन और रुकना पड़ेगा। आश्रम में रहने के दौरान आपकी बहू को आश्रम के नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैंने हामी भर दी। गुरुजी बोले, मोहित, इनकी बहू को आश्रम के नियमों के बारे में बता दो और इसके व्यक्तिगत विवरण नोट कर लो। बेटी, तुम मोहित के साथ दूसरे कमरे में जाओ और जो ये पूछे उसको बता देना। माताजी, अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं उठी और गुरुजी के शिष्य मोहित के पीछे पीछे बगल वाले कमरे में चली गई। वहां पर रखे हुए सोफे पर मोहित ने मुझे बैठने को कहा। मोहित मेरे सामने खड़ा ही रहा। मोहित लगभग यही कोई 40 वर्ष का होगा। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आश्रम में बहुत सी औरतों को देखा है जिनको गुरुजी के खास उपचार से फायदा हुआ है, लेकिन जैसा कि गुरुजी ने कहा कि आपको बिना किसी शंका के जैसा बताया जाए वैसा करना होगा, मैं वैसा करने की पूरी कोशिश करूंगी। 2 साल से मैं अपनी समस्या से बहुत परेशान हूँ, मैंने कहा। मोहित ने जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए मैडम, सब ठीक होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। अगले सोमवार को शाम 7 बजे से पहले आप आश्रम में आ जाना। सोमवार को पूर्णिमा है, आपको दीक्षा लेनी होगी। मैडम, आप अपने साथ साड़ी वगैरह मत लाना।
हमारे आश्रम का अपना ड्रेस कोड है और यहीं से आपको साड़ी वगैरह सब मिलेगा, जो जड़ी बूटियों से बने डिटर्जेंट से धोई जाती हैं। और मैडम, आश्रम में गहने पहनने की भी अनुमति नहीं है। असल में सब कुछ यहीं से मिलेगा, इसलिए आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। मोहित की बातों से मुझे थोड़ी हैरानी हुई। अभी तक आश्रम में मुझे कोई औरत नहीं दिखी थी। मैं सोचने लगी, साड़ी तो आश्रम से मिल जाएगी, लेकिन मेरे ब्लाउज और पेटीकोट का क्या होगा? केवल साड़ी पहनकर तो मैं नहीं रह सकती। शायद मोहित समझ गया कि मेरे दिमाग में क्या शंका है। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आपने ध्यान दिया होगा कि गुरुजी ने मुझे आपके व्यक्तिगत विवरण नोट करने को कहा था, इसलिए आप ब्लाउज वगैरह की चिंता मत कीजिए। सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। हम हेयर क्लिप से लेकर चप्पल तक सब कुछ आश्रम से ही देते हैं। मोहित की बात से मेरी शंका दूर हो गई। फिर मैंने सोचा कि मेरे अंडरगारमेंट्स का क्या होगा? क्या वो भी आश्रम से ही मिलेंगे? लेकिन यह बात मैं एक मर्द से कैसे पूछ सकती थी? मोहित ने कहा, मैडम, अब आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। एक बात और कहना चाहूँगा, जवाब देने में कृपया बिल्कुल मत शर्माना और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देना, क्योंकि आप अपनी समस्या के समाधान के लिए यहाँ आई हैं और हम सबका यही प्रयास रहेगा कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। मैं थोड़ी नर्वस हो रही थी। मोहित की बातों से मुझे सहारा मिला और फिर मैंने उसके सवालों के जवाब दिए, जो बहुत ही निजी किस्म के थे। मोहित ने पूछा, मैडम, आपको नियमित पीरियड्स आते हैं? हाँ, समय पर आते हैं। कभी कभार ही मिस होते हैं, मैंने जवाब दिया। मोहित ने फिर पूछा, लास्ट बार कब मिस हुआ था या अनियमित रहा था? लगभग 3 या 4 महीने पहले। तब मैंने कुछ दवाइयाँ ले ली थीं, फिर वो ठीक हो गया। मोहित ने अगला सवाल पूछा, आपकी तारीख कब है? हर महीने 22 या 23 को है, मैंने जवाब दिया। मोहित ने सिर झुकाकर मेरे जवाब नोट किए, जिससे उसका और मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, वरना इतने निजी सवालों का जवाब दे पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता। डॉक्टर्स को छोड़कर किसी ने मुझसे इतने निजी सवाल नहीं पूछे थे। मोहित ने पूछा, मैडम, क्या उन दिनों में आपको अधिक दर्द महसूस होता है? अगर हाँ, तो वही बताएं। मैंने कहा, सामान्य आते हैं, 2-3 दिन दर्द भी सामान्य ही रहता है। मोहित ने कहा, ठीक है मैडम, बाकी निजी सवाल गुरुजी ही पूछेंगे जब आप वापस आश्रम आएंगी तब। मैं सोचने लगी, अब और कौन से निजी सवाल हैं जो गुरुजी पूछेंगे? मोहित बोला, मैडम, अब आश्रम के ड्रेस कोड के बारे में बताता हूँ। आश्रम से आपको भगवा रंग की 4 साड़ियाँ मिलेंगी, जो जड़ी बूटी से धोई जाती हैं। इतने से आपका काम चल जाएगा। जरूरत पड़ी तो और भी मिल जाएंगी। आपका माप क्या है? मेरा मतलब ब्लाउज के लिए। एक अनजान आदमी के सामने ऐसे निजी बातें करते हुए मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसके सवाल से मैं हकलाने लगी, आपको मेरा माप क्यों चाहिए? मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया। मोहित बोला, मैडम, अभी तो मैंने बताया था कि आश्रम में रहने वाली औरतों को साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट सब कुछ आश्रम से ही मिलता है, तो उसके लिए आपका माप तो जानना जरूरी है ना? मैंने कहा, ठीक है, मेरा माप 34 है। मोहित ने मेरा माप नोट किया और एक नज़र मेरी तरफ डाली, जैसे आंखों से ही मेरा माप ले रहा हो। मोहित बोला, मैडम, आश्रम में ज़्यादातर औरतें ग्रामीण इलाकों से आती हैं। शायद आपको मालूम ही होगा, गांव में औरतें अंडरगारमेंट्स नहीं पहनती हैं, इसलिए आश्रम में नहीं मिलते। लेकिन आप तो शहर से आई हैं, तो अगर आप चाहो तो अपने साथ ला सकती हो, पर उनको आश्रम में जड़ी बूटी से स्टरलाइज करवाना मत भूलना, क्योंकि दीक्षा के बाद कुछ भी ऐसा पहनने की अनुमति नहीं है जो जड़ी बूटियों से स्टरलाइज ना किया गया हो। अंडरगारमेंट की समस्या सुलझ जाने से मुझे थोड़ा सुकून मिला, पर मुझसे कुछ बोला नहीं गया, इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मोहित बोला, थैंक्स मैडम, अब आप जा सकती हैं और सोमवार शाम को आ जाना। मैं सासू जी के साथ अपने शहर लौट आई। मेरी सास ने बताया कि जब तुम मोहित के साथ दूसरे कमरे में थी तो उनकी गुरुजी से बातचीत हुई थी। सासू जी गुरुजी से बहुत ही प्रभावित हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जैसा गुरुजी कहें वैसा ही करना और आश्रम में अकेले रहने में घबराना नहीं। गुरुजी सब ठीक कर देंगे। कुल मिलाकर गुरुजी के आश्रम से मैं संतुष्ट थी और मुझे भी लगता था कि गुरुजी की शरण में जाकर मुझे संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। पर उस समय मुझे क्या पता था कि आश्रम में मेरे ऊपर क्या बीतने वाली है। अगले सोमवार की शाम को मैं अपनी सास के साथ
गुरुजी के आश्रम पहुंच गई। मेरा बैग लगभग खाली था, क्योंकि मोहित ने कहा था कि सब कुछ आश्रम से ही मिलेगा। सिर्फ एक अतिरिक्त साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और 3 सेट अंडरगारमेंट्स अपने साथ लाई थी। मैंने सोचा इतने से मेरा काम चल जाएगा। इमरजेंसी के लिए कुछ रुपए भी रख लिए थे। आश्रम में मोहित ने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। हम गुरुजी के पास गए। उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर गुरुजी से कुछ बात करके मेरी सास वापस चली गई। अब आश्रम में गुरुजी और उनके शिष्यों के साथ मैं अकेली थी। आज गुरुजी के 2 और शिष्यों मुझे आश्रम में दिखाई दिए। अभी उनसे मेरा परिचय नहीं हुआ था। गुरुजी बोले, बेटी यहाँ आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं तुम्हें नाम लेके बुला सकता हूँ? जी जरूर गुरुजी। गुरुजी के अलावा उनके 4 और शिष्य वहां पर थे। उस समय 5 मर्दों के साथ मैं अकेली औरत थी। वे सभी मुझे ही देख रहे थे, तो मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। लेकिन गुरुजी की शांत आवाज़ सुनकर मेरे मन को सुकून मिला। गुरुजी बोले, ठीक है सोनम, तुम्हारा परिचय अपने शिष्यों से करा दूं। मोहित से तुम पहले ही मिल चुकी हो। उसके बगल में नारायण, फिर कमलेश और ये सौरभ है। दीक्षा के लिए मोहित बताएगा और उपचार के दौरान बाकी लोग बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। अब तुम आराम करो और रात 10 बजे दीक्षा के लिए आ जाना। मोहित तुम्हें सब बता देगा। मोहित बोला, आइए मैडम, मेरे साथ चलिए। मोहित मुझे एक कमरे में ले गया, जिसमें एक संलग्न बाथरूम भी था। मोहित ने बताया कि आश्रम में यही मेरा कमरा है। बाथरूम में एक फुल साइज मिरर लगा हुआ था, जिसमें सर से लेकर पैर तक पूरा शरीर देखा जा सकता था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि बाथरूम में इतने बड़े मिरर की क्या ज़रूरत है। बाथरूम में एक वाइट टॉवल, साबुन, टूथपेस्ट वगैरह ज़रूरत की सभी चीज़ें थीं, जैसे यह कोई आश्रम नहीं, होटल का लग्जरी बाथरूम हो। कमरे में एक बेड और एक ड्रेसिंग टेबल भी थी, जिसमें कंघी, हेयर क्लिप, सिंदूर, बिंदी वगैरह था। एक कुर्सी और कपड़े रखने के लिए अलमारी भी थी। मैं सोचने लगी, मोहित सही कह रहा था कि सब कुछ यही मिलेगा। जरूरत की सभी चीजें तो वह थी। फिर मोहित ने मुझे एक गिलास दूध और कुछ स्नैक्स लाकर दिए और बोला, मैडम अब आप आराम कीजिए। वैसे तो सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन फिर भी कुछ और चाहिए होगा तो 10 बजे मैं आऊँगा और दीक्षा के लिए आपको ले जाऊंगा। दीक्षा में शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण किया जाता है। आपके उपचार का वह प्रारंभिक चरण है। महोदया, आप अपना बैग मुझे दे दीजिए, मैं इसे चेक करूंगा और आश्रम के नियमों के अनुसार जिसकी अनुमति होगी वही चीजें आप अपने पास रख सकती हैं। मोहित की बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। ये अब मेरा बैग भी चेक करेगा क्या? लेकिन बैग में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। आपने कहा था कि सब कुछ आश्रम से मिलेगा, तो मैं कुछ नहीं लाई। मोहित बोला, मैडम फिर भी मुझे चेक तो करना पड़ेगा। आप शर्माएं मत, मैं हूं ना आपके साथ। जो भी समस्या हो आप बेहिचक मुझे कह सकती हैं। फिर बिना मेरे जवाब का इंतजार किए मोहित ने बैग उठा लिया। बैग में से उसने मेरा पर्स निकाला। कोई पुरुष मेरे निजी कपड़ों को छू रहा है, मेरे लिए यह बड़ी असहज वाली बात थी। शुक्र है उसने मेरी तरफ नहीं देखा। फिर उसने बैग से मेरे सारे कपड़े निकालकर बिस्तर पर रख दिया। अब बैग में कुछ नहीं बचा था। मोहित बोला, ठीक है मैडम, जो ये आपके एक्स्ट्रा कपड़े हैं इन्हें मैं ऑफिस में ले जा रहा हूँ, क्योंकि कपड़े आश्रम से ही मिलेंगे। मैं दीक्षा के समय आश्रम की साड़ी लाकर दूंगा और रात में सोने के लिए नाइट ड्रेस भी मिलेगी। मोहित ने बिस्तर से मेरे सारे कपड़े उठाए और फिर से कुछ देर तक उनको देखता रहा। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। आज तक किसी भी पराये पुरुष ने मेरे निजी कपड़ों को हाथ नहीं लगाया था, और यहाँ मोहित मेरे सामने उन्हें उठाकर देख रहा था। लेकिन इन्हें अभी कैसे दे दूं? हकलाते हुए मैं बोली। मोहित बोला, मैडम देखिए, मुझे जड़ी बूटी डालकर पानी उबालना पड़ेगा, जिसमें ये कपड़े धोए जाएंगे। इसको उबालने में बहुत टाइम लगता है, तब ये कपड़े स्टरलाइज होंगे। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बिना इन कपड़ों के मैं सुबह तक कैसे रहूंगी? मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे तो इन्हें उतार कर स्टरलाइजेशन के लिए देना ही था। आश्रम के पुरुषों के सामने बिना कुछ पहने रहना, यह सोचकर ही मैं असहज हो गई थी। ठीक है, आप कुछ देर बाद आओ, तब तक मैं उतार कर दे दूंगी। मोहित बोला, आप फिक्र मत करो मैडम, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। इनको उतारने में क्या समय लगना है? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कहकर मैं स्नान घर दरवाजे के पीछे कुछ गैप था। मैं सोचने लगी, अब यह क्या मामला है? मुझे कपड़े लटकाने के लिए बाथरूम में एक हुक भी नहीं दिखा। तब मुझे समझ में आया कि कपड़े दरवाजे के ऊपर डालने पड़ेंगे, इसलिए यह गैप छोड़ा गया है। और किस हद तक मैं बिना कपड़ों के हो गई हूँ, इस ख्याल से मुझे पसीना आ गया। फिर मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ।
यह लोग तो गुरु जी के शिष्य हैं और सांसारिक मोह माया से ऊपर ही होंगे। अब मैंने दरवाजे की तरफ मुंह किया और अपनी साड़ी उतार दी और दरवाजे के ऊपर डाल दी। फिर मैंने एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए। तभी मेरी नज़र बाथरूम के बड़े से आईने पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरे छोटे कपड़ों में मेरे शरीर के हिस्से ठीक से ढके नहीं थे। उस बड़े आईने में खुद को देखकर मुझे शर्म आ गई। फिर मैंने वो भी उतार दी और उसे दरवाजे के ऊपर रखने लगी। तभी मुझे ध्यान आया कि कमरे में तो मोहित खड़ा है। अगर वह मेरे इन कपड़ों को देखेगा तो समझ जाएगा कि मैंने वह भी उतार दी है। मैंने उन्हें फर्श पर एक सूखी जगह पर रख दिया। मोहित दरवाजे से कुछ फीट की दूरी पर खड़ा था और मैं अंदर बिल्कुल बिना कपड़ों के थी। मैं शर्म से लाल हो गई और मुझे असहजता महसूस हुई। मेरे हाथ में मेरे अंदरूनी कपड़े थे जो पसीने से भीगे हुए थे। मैं सोचने लगी कि ऐसे कैसे इन कपड़ों को मोहित को दे दूं। वह क्या सोचेगा, पहले इन्हें धोकर देती हूँ। तभी कमरे से मोहित की आवाज़ आई, मैडम, ये आपके उतारे हुए कपड़े मैं धोने ले जाऊं? आप नए वाले पहन लेना। पसीने से आपके कपड़े गीले हो गए होंगे। वहाँ आवाज़ इतनी नज़दीक से आई थी कि जैसे मेरे पीछे ही खड़ा हो। घबरा कर मैंने जल्दी से टॉवल लपेट लिया और अपने बदन को ढक लिया। वह दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा होगा और दरवाजे के ऊपर डाले हुए मेरे कपड़ों को देख रहा होगा। मैंने कहा, ठीक है मैडम, नए कपड़ों में आप फ्रेश महसूस करेंगी। और हाँ मैडम, आप अभी मत नहाना क्योंकि दीक्षा के समय आपको नहाना पड़ेगा। तब तक मेरी घबराहट थोड़ी कम हो चुकी थी। मैंने सोचा, ठीक ही तो कह रहा है, पसीने से मेरे कपड़े भीग गए हैं, नए कपड़े पहन लेती हूँ। लेकिन मैं कुछ कहती उससे पहले ही मोहित बोल पड़ा, मैडम, मैं आपके कपड़े धोने ले जा रहा हूँ और जो आप एक्स्ट्रा सेट लाई हो उसे यहीं रख रहा हूँ। मेरे देखते ही देखते दरवाजे के ऊपर से मेरे सारे कपड़े उसने अपनी तरफ खींच लिए। पता नहीं उसने उनका क्या किया, लेकिन जो बोला उससे मैं और शर्मा गई। मोहित बोला, मैडम, लगता है आपको पसीना बहुत आता है। उसकी बात सुनकर मैं शर्म से ही मर गई। इसका मतलब वह मेरे कपड़ों को हाथ में पकड़कर ध्यान से देख रहा होगा। मैं 22 साल की एक शर्मीली शादीशुदा औरत और यह अनजाना सा आदमी। मैंने और टाइम बर्बाद नहीं किया और अपने अंदरूनी कपड़े धोने लगी, वरना उनके गीले धब्बे देखकर ना जाने क्या क्या सवाल पूछेगा। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। अगले भाग के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे सोनम के साथ क्या होगा जानने के लिए कमेंट में अगला भाग लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।